जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 25 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को 24 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग को 24 चैप्टर देखिए इससे पहले मैंने 24 चैप्टर अपलोड कर दिए। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में नाचो खूब, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। और वीडियोस लंबी हैं, 40-40 मिनट की, 1-1 घंटे की भी कुछ वीडियोस हैं। टेंशन नहीं लेना, बढ़िया तरीके से समझा रखा है। जिसको अच्छे से पढ़ना हो वो जाकर जरूर देखें, ठीक है। देखिए अब इतना बार बोल चुका हूँ, ये चीज बार बार मत बोला करें कि वीडियो छोटी बनाओ। चलिए, भारत परिवहन संचार एवं व्यापार, भारत की सड़कों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, भारत के परिवहन संचार यानी टेक्नोलॉजी और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छा चैप्टर 25वां है, ठीक है। इसके बाद कुछ चैप्टर और बचेंगे, चैप्टर हमारा समाप्त जिंगालाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे तो सारे ही रहेंगे वैसे बस यही है कि इसमें कुछ मतलब जो 3 चीजें एक साथ बता दी है तो वो क्लियर हो जाएगा फिर। तो राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग मतलब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होते हैं। जो राज्य महामार्ग होते हैं वो, तो इनमें क्या अंतर होता है वो बताना है। उसके बाद पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें क्या होती हैं वो, निर्यात और आयात में क्या अंतर है वो जानेंगे। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग में क्या अंतर होता है, पहले वो देखते हैं ना। देखिए तो दे रखा है कि राष्ट्रीय महामार्ग प्रमुख जो है मार्ग हैं, यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग ये पूरे नेशनल हाईवे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होते हैं। बहुत सारे राज्यों को जोड़कर चलते हैं जो तो मार्ग हैं, जो देश के बड़े शहरों में जो बड़े देश के बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं। इन सड़कों का निर्माण, रख रखाव, मरम्मत इत्यादि का संचालन केंद्र सरकार द्वारा होता है। यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग जो होते हैं, नेशनल जो हाईवे होते हैं, उनका जो है देखरेख कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, ठीक है। केंद्र सरकार नहीं, भारत सरकार, राज्य की नहीं, भारत सरकार करती है, ठीक है। राष्ट्रीय महामार्गों की सकल लंबाई 65,500 किलोमीटर है। भारत में 219 राष्ट्रीय महामार्ग हैं। और यद्यपि महामार्गों की, हाईवे की बात करें नेशनल की, तो यद्यपि महामार्गों की लंबाई भारत की कुल पक्की सड़कों की लंबाई का केवल 2% ही है। यानी पक्की सड़कें क्या है, थोड़ी सी मतलब आपको यहाँ कम ही देखने को मिलेंगी। कुल पक्की सड़कों की लंबाई का केवल 2% ही है। तथापि पक्की सड़कों पर होने वाले सभी प्रकार के यातायात का 40% भाग इन्हीं मार्गों में होता है। यानी कि जो एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, भारत के अलग अलग राज्यों को जो जोड़ने वाली सड़कें होती हैं उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय महामार्ग क्रमशः 7 सबसे लंबा है, यानी कि क्रमशः 7 सबसे लंबा है। और जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखो दक्षिण, मैं आपको एक पहले पिक्चर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हीरोइन बन जाओगे आप लोग। देखिए तो अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी कहाँ है, वाराणसी कहाँ मिलेगा आपको देखने को, तो उत्तर प्रदेश में। देखिए वाराणसी के यहाँ से, देखिए वाराणसी इस तरफ, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इस हिस्से से लेकर ये सीधा नीचे जाएगा। नीचे जाते जाते बस ऐसे इलाहाबाद दे रखा है ना, यहाँ वाराणसी से लेकर जो है अब नीचे तक जाएगा। देखिए ये कन्याकुमारी तक सीधा, यहाँ जो है तमिलनाडु के नीचे सिर्फ कन्याकुमारी है। तो ये बड़े बड़े मार्गों से एक दूसरे को जोड़ देता है ये इसलिए हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद तो बोल रखा है वाराणसी को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 2683 किलोमीटर की है, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य महामार्ग। राज्य महामार्ग में अगर बात की जाए तो ये जो है राज्यों के लिए होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं। राज्य महामार्ग राज्यों द्वारा ये राज्यों द्वारा बनवाए जाते हैं तथा देख रेख किए जाते हैं। राज्य सड़क परिवहन विभाग, राज्य के लोक निर्माण विभाग इन सड़कों का निर्माण, रख रखाव व मरम्मत केंद्र सरकार नहीं करती। इसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्ग में करेगी, ये राज्य हैं तो इनमें राज्य सरकारें करेंगी। इसी प्रकार जिला व ग्रामीण सड़कों का निर्माण, परिवहन, संचालन, रख रखाव, मरम्मत इत्यादि का प्रबंध जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत जैसे स्वायत्त संस्थानों द्वारा किया जाता है, जिन्हें आर्थिक सहायता राज्य कोष से जो है उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के पास पैसा कहाँ से आता है, तो जो टैक्स वगैरह वसूलती है राज्यों में वसूला जाता है वो उनके पास जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये था कुछ राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महामार्ग और उसके बाद जो है राज्य महामार्ग बताया फिर, ठीक है। तो इसमें केंद्र सरकार नियंत्रण रख रही थी और इसमें राज्य सरकार नियंत्रण रखेगी, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आ रहा है कुछ पक्की सड़कें, पक्की सड़कें कच्ची सड़कें देख लेते हैं। पक्की सड़कें बोल रखा है यहाँ पे, पक्की सड़कें सीमेंट व कंक्रीट। देखिए पक्की सड़क जो होती है वो सीमेंट और कंक्रीट से बनी होती है, अथवा गिट्टी बिछाकर जो है कोलता तारकोल होता है उससे आच्छादित कर बनाई जाती है। पक्की सड़कों पर यातायात साल भर चलता रहता है, यानी पक्की सड़कों पर हमेशा बारिश आएगी कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता पक्की सड़कों पे खासकर, और इन पर जो है मौसम का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। मार्च 1997 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई जो है 13,94,067 जो है किलोमीटर जो है थी। तो ये हमें बताना है यहाँ पे 13 लाख नहीं है 1 लाख जो है हाँ ये सही है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे किलोमीटर है, तो इतना बता रखा है पक्की सड़कों का, ये हो गया अनुपात, तो ये हो गई पक्की सड़कें। अब उसके बाद कच्ची सड़कें कुछ आती हैं। कच्ची में क्या बताना, कच्ची सड़कें मिट्टी से बनाई जाती हैं, देखा होगा कई लोकल इलाकों में आपको कच्ची सड़कें भी दिखेंगी आपको, ठीक है। देखिए इन सड़कों पर बैलगाड़ियां, साइकिल, ट्रैक्टर इत्यादि चला सकते हैं। गांव को एक दूसरे से जोड़ने में तथा गांव को शहर से जोड़ने में भी इनका योगदान होता है कच्ची सड़कों का। तो मिट्टी विट्टी पे बनी होती है ये, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। या कच्ची सड़कों में बोल सकते हैं खड़ंजे वगैरह लगा देते हैं, ईंटें लगा देते हैं, देखा होगा आपने। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित एवं मजबूत करने में इनकी भूमिका होती है। वर्षा के दिनों में कच्ची सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। इन कच्ची सड़कों की लंबाई मार्च 1997 तक जो है 10,71,816 किलोमीटर थी। ये हमें बता देना, इतनी बता रखी है इसके अंदर, ठीक है। और ये चीज तो हो गया। तो यहाँ पे क्या है देखिए, कच्ची और पक्की सड़क की तो समय बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यातायात के बारे में बता दिया मैंने। तो कच्ची सड़कें कच्ची सड़कें कच्ची और पक्की सड़कें, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आ रहा है आयात और निर्यात। निर्यात और आयात, ये क्या होता है? निर्यात मतलब होता है जब एक देश से दूसरे देश में भेजना, मतलब भारत से किसी दूसरे देश में सामान भेजना, वो निर्यात। बाहर से कुछ मंगवाना, वो आयात। तो निर्यात और आयात क्या, देखिए निर्यात की बात करें तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत देश से विदेशों को भेजने वाले माल का निर्यात कहा जाता है। माल को निर्यात कहा जाता है। जब हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं उसको क्या बोला जाता है? निर्यात। और इनमें इंजीनियरिंग के जो है सामान, भारत से निर्यात की जाने वाली अनेक वस्तुएं, जैसे इंजीनियरिंग के सामान हो गए, कीमती पत्थर हो गए, आभूषण हो गए, रासायनिक और खाद्य पदार्थ भी होते हैं, सूती कपड़े, पेट्रोलियम पदार्थ आदि शामिल है। हम जो भारत से दूसरे देशों में भेज रहे हैं वो निर्यात है, और जो बाहर से अपने देशों में मंगा रहे हैं वो आयात है। इतना क्लियर हो गया? देखो, विदेशों से जो माल मंगाया जाता है उसे आयात कहते हैं। जो हमारे देश में मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, रसायन आदि का आयात किया जाता है। हमारे देश में क्या करते हैं? इन सब का चीजों का आयात करते हैं। तो देखिए यहाँ समय दे रखा है नीचे, वहां देखिए ऐसे होते होते यहाँ आया 2005 से 6। तो निर्यात कम रहा है, आयात ज्यादा है, यानी हमने ज्यादा मंगवाया है, भेजा कम है। पर आज वर्तमान में भारत इतना ज्यादा स्वावलंबन हो गया है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है कि आज भारत विश्व भर में बहुत आगे तरक्की कर रहा है। आज हम निर्यात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आयात तो कर रहे हैं पर निर्यात भी ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि आज हमारे देश में बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना। तो ये आयात और निर्यात में कुछ चीजें बता रही है, ठीक है। जैसे वहाँ 2000 में 2002, 2003, 4, 5 है ना, ऐसे 5 से 6 में ऐसे दिखा रखा है समय। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे संचार साधनों के रूप में डाक सेवाओं की भूमिका की समय जो है। देखो डाक सेवाएं बतानी है। डाक सेवा क्या होती है आपको पता होगा, चिट्ठी उट्ठी भेजने वाला, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए संचार साधनों में, संचार साधन यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। आज के टाइम पे तो फोन है, पहले टाइम पे चिट्ठियां हुआ करती। तो देखिए संचार साधनों के रूप में डाक सेवाओं की भूमिका की समीक्षा करें। क्या बोल रखा है? देखिए डाक सेवाएं क्या होती हैं। देखिए डाक सेवा
क्वेश्चन कहाँ चला गया, ठीक है मिल गया। देखिए बोला जा रहा है कि संचार साधनों के रूप में डाक सेवाओं की भूमिका, यह सबसे अधिक उपयुक्त जो है संचार का माध्यम है, बहुत ज़्यादा यूजफुल संचार का माध्यम है, एक जगह दूसरी जगह भेजना। जैसे कि हमारे देश में डाक सेवा ग्रामीण आज भी चलती है ये व्यवस्था, तो लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें। डाक सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज भी करीबन 99% क्षेत्रों में डाक सेवाओं का लाभ मिल रहा है। तो डाक पोस्ट ऑफिस में आपके खाते भी खुले होते हैं, ये चीज़ तो सबको पता होगी। देखिए वर्तमान में करीब 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस पूरे देश में हैं। आज वर्तमान में जो देश के कोने कोने में डाक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, एक जगह दूसरी जगह चिट्ठी भेजना, चिट्ठी क्या साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी भेजते हैं हम लोग आज के टाइम पे तो कोरियर से। तो विश्व के विभिन्न भागों में हो रहे हैं आधुनिकीकरण के जो है तारतम्य में भारतीय डाक सेवाओं को भी प्रोन्नत एवं आधुनिक बनाया जा रहा है। ये पीछे कैसे रह जाएगा, इसलिए डाक व्यवस्था को भी जो है उन्नति की जा रही है, जो है वृद्धि की जा रही है। इतना चीज़ क्लियर हो गया, ये हमें याद रखना है। और कुछ सुधार इस प्रकार किए गए हैं, जैसे पिन कोड। आज आप लोगों को पता होगा पिन कोड क्या है, हर स्टेट का अपना अलग अलग पिन कोड होता है, हर इलाके का अपना अलग अलग पिन कोड होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। साउथ ईस्ट वेस्ट हर किसी का अलग अलग। तो इसमें पिन कोड जनरेट किया गया है, इससे क्या है पिन कोड डाक वितरण को अधिक दूरगामी द्रुतगामी मतलब होता है तेज रफ्तार से, तो द्रुतगामी और अधिक तेज रफ्तार से करने के लिए डाक सूचना अंक प्रणाली पिन कोड को प्रयोग किया गया है। ये पिन कोड है, चलो इस इलाके में पहुंच जाओ, सर्च मारो टकर 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 इस इलाके में पहुंच जाओ, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ रहा है स्पीड। स्पीड क्या है, पोस्ट सेवाएं अपनाई गई हैं, यानी स्पीड पोस्ट सेवाएं और अपनाई गई हैं जिसमें डाक को शीघ्रता से पहुंचाया जाता है, और क्विक मेल सर्विस यानी टिकट करके मेल भेज दिया, स्पीड पोस्ट सेवा होती है, और यह डाक को शीघ्रता पूर्वक पहुंचाने में प्रयोग करता है। और इसके अतिरिक्त उपग्रह मनी ऑर्डर भी आयामी अदायगी का भी मनी ऑर्डर भी करते हैं हम लोग। दूसरे का पैसा भेजना है, आप पोस्ट ऑफिस से भिजवा दीजिए, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। दूर दराज के पिछड़े एवं पर्वतीय भागों में इस प्रकार की सेवाएं देश के 6 नगरों में आरंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय द्रुतगामी मतलब अंतर्राष्ट्रीय तेजी से डाक सेवाएं वायु मार्ग यानी कि वायु मार्ग और समुद्री जल मार्ग यानी जहाजों से, पानी की जहाजों से, है ना। तो समुद्री जल मार्ग इन सबसे जो है क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा संपन्न होती है, जिससे भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध जुड़ता जा रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा आज देश डेवलप कर रहा है कि आज हमारे देश में जो इसका मामला है पोस्ट ऑफिस का, ये बहुत वृद्धि कर रहा है, डेवलप कर रहे हैं आज हम लोग। क्लियर हो गया इतना, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो तो मैंने बता दिया संचार साधनों के रूप और डाक सेवाओं के बारे में। चलिए उसके बाद आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ रहा है सामान्य रेल परिवहन। अब रेल के बारे में देख लेते हैं हम लोग, परिवहन वगैरह है ना इसमें। सामान्य रेल परिवहन जाल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, चलिए सामान्य रेल परिवहन के बारे में बताना है। इनके बारे में क्या चीज़ जानेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए देखिए तो बोला जा रहा है कि सामान्य रेल को तेल सामान्य रेल परिवहन जाल के क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु एवं छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में। छोटा नागपुर यहाँ दे रखा है, हाँ छोटा नागपुर जैसे के भागों को छोड़कर पूरे भारतीय प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र में सामान्य रेल परिवहन जाल है। जहाँ पठार है, जहाँ समतल जमीन है, वहाँ रेल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। पहाड़ों में चढ़ने के लिए तो इन्हें रेल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इन जगहों पर क्या है ज़्यादातर हमें जो है पठार वाले इलाके मिलेंगे। पठार क्षेत्र में सामान्य रेल परिवहन जाल है, वहाँ जाल मतलब क्या है, पूरा बिछा हुआ है, पटरी वटरी खूब, है ना। ये चीज़, यह विशाल भाग पहाड़ियों तथा ऊंची नीची पथरीली पहाड़ी जमीन से बना है, और इन कारणों से यहाँ रेल लाइन बिछाना दुष्कार्य कार्य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ जगहों पर अगर हम देखें पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ रेल वगैरह बिछाना, रेल लाइन बिछाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं है। कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं जो बड़े महत्वपूर्ण उद्योग केंद्रों एवं बंदरगाहों को जोड़ते हैं। पटरियाँ दो पहाड़ियों के बीच से अथवा उनके भीतर सुरंग बनाकर भी बिछाई जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, महाराष्ट्र वगैरह जाओगे, गोवा जाओगे, तमिलनाडु वगैरह इन जगह जाओगे ना, पहाड़ियों के बीच बीच से आपको जो है सुरंग बना के जाने को मिलेगा, है ना, रेल मार्ग से अगर जा रहे हो तो ये चीज़ हमें याद रखनी बढ़िया तरीके से। तो इसमें क्या है, तो रेल मार्ग क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन रेल वाला आएगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है।
तो सामान्य रेल परिवहन जाल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु बताया इसमें, तमिलनाडु और छोटा नागपुर के भागों को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रायद्वीप भारत में पठारी क्षेत्र मिलेंगे। उन पठारी क्षेत्रों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगे, जो है आपको क्या है, रेल मार्ग आपको देखने को मिलेंगे, जो एक बंदरगाह को दूसरे बंदरगाह तक भी पहुंचाता है। पटरियां बिछी हुई हैं, है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी इन जगहों पर जाने को देखने को मिल जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये चीज हमें याद रख लेना बढ़िया तरीके से। चलिए उसके बाद आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विरल रेल परिवहन जाल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? विरल मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे दे रखा है विरल थोड़ा सा जो कम, जहाँ पर रेल मार्ग बिछाना थोड़ा कठिन हो, कम हो जाता है, तो विरल रेल परिवहन जाल के क्षेत्र कौन से हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए विरल रेल परिवहन जाल के क्षेत्र कौन कौन, जहाँ पर पटरियाँ वगैरह कम बिछाई जाती हैं, जहाँ नैरो में बिछाई जाती है, कम में, है ना। देखिए कैसे, तो विरल, विरल मतलब समझ में आ गया, थोड़ा सा संकरी हो, उठी नीची हो, उठी नीची तो ऊपर नीचे वाली हो, ये चीज। विरल रेल परिवहन जाल के क्षेत्र, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रेल मार्ग नहीं के बराबर विकसित हो सके हैं, तो ये विरल हो गए। विरल मतलब यहाँ पे है नहीं, ये सारी पहाड़ी इलाके ना भाई, पहाड़ों पे जो ना ट्रेन चढ़ जाएगी, उतर जाएगी तो पगला जाएंगे सब। यहाँ की उबड़ खाबड़ भू आकृतियाँ और पर्वतीय क्षेत्र असुविधाजनक कारक हैं, और बोला जा रहा है पर्वतों के पथ स्थल अर्थात तलहटी में बसे हिमालय पर्वत पदीय भागों में कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे जम्मू, काठगोदाम, जो है कोटद्वार और देहरादून रेल मार्ग के अंतिम जो है सिरे के रूप में हैं। हाल ही में जम्मू तक पहुंचने वाली रेल लाइन जो है उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो है आपका तक बढ़ाई गई है, और इस क्षेत्र में दो प्रमुख संकरे नैरो गेज, देखिए अब यहाँ पे आ गया गेज। गेज क्या होता है मैं आप लोग को अभी बता दूंगा। गेज क्या है, कुछ 4 प्रकार की लगभग गेजें होती हैं। गेज किसे कहते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हीरोइन बन जाओगे, मजा आ जाएगा। देखिए तो बोला जा रहा है कि कुछ नैरो गेज की रेल लाइनें जो है रेल लाइनें कालका से शिमला तथा सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जो है शहरों में जोड़ती हैं, शहरों को जोड़ती हैं, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, आपको इन जगहों पे जोड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें बोल रखी हैं, ध्यान सुनिएगा, अब मजा आएगा पढ़ने में। और देखिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर यानी असम वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, 7 बहनों की। देखिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी रेल परिवहन तंत्र विरल है, यानी पूर्वोत्तर में भी देखा जाए वहां पे पहाड़ी इलाके हैं, दलदली मैदान है कुछ, है ना। असम राज्य के केरल, असम की बात बोला ना, पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है, तो असम राज्य के केवल ब्रह्मपुत्र घाटी में ही रेल मार्ग है। अन्य पर्वतीय राज्य रेल यातायात सुविधा से वंचित है, यहाँ और राज्य में अगर देखा जाए तो यातायात नहीं है रेल का। घने जंगल है, वहाँ भारी वर्षा होती है, उबड़ खाबड़ भू संरचना, विरल जनसंख्या यानी बहुत कम जनसंख्या है के साथ क्षेत्र में निम्न आर्थिक एवं औद्योगिक विकास विरल रेल परिवहन तंत्र में प्रमुख कारण है। यानी कि इसलिए वहां पे जो है रेल लाइनें कम बिछाई गई हैं, विरल हैं, कम है, ये चीज इतना क्लियर हो गया। तो कुछ कश्मीर के पहाड़ी इलाके जो हो गए, है ना, हिमालय वाले इलाके हो गए, उनमें विरल मिलेगा, रेल लाइन विरल मिलेगी यानी कम। कुछ असम के यानी कि पूर्वोत्तर के इलाके हो गए, उसमें कम मिलेंगी रेल लाइनें। उसके बाद इसी प्रकार राजस्थान की बात करें, वो रेतीली जमीन है राजस्थान की, तो इसी प्रकार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में रेल परिवहन जाल विरल है। इसलिए भाई रेगिस्तान में थोड़ी ना चल जाएगी ट्रेन वगैरह, तो ये चीज हो जाएंगी। इस क्षेत्र के बड़े शहरों को जो है मीटर गेज रेल लाइनें जोड़ती हैं। मीटर गेज रेल लाइनें क्या होती हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ही समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए अब इसमें क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ गेज क्या है। देखिए गेज, देखिए ये तो सबको पता होगा यहाँ पे कि क्या नाम है, जैसे रेल की पटरी होती है, ये तो आप लोगों को पता होगा रेल की पटरी क्या है, इस हिस्से में ऐसे होती है, और इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है, गेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेज।
पटरी होती है ना, सबको पता होगा 1 2, तो इस पे जो ट्रेन दौड़ के जाती है जिस पे, तो ये क्या है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, जो इनकी दूरी है उसको क्या बोला जाता है, गेज बोला जाता है। इनमें क्या होता है, जैसे अब कुछ हिस्से होते हैं, जैसे अगर हम देखे जाए, देखा जाए, सबसे पहला होता है नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज होता है, यानी जिसकी जो है, जिसकी ये जो है ये कम हो, जिसकी चौड़ाई कम हो। देखा होगा आप लोगों ने कई रेल की पटरियां जो है बिल्कुल नजदीक होती हैं, कुछ थोड़ी दूर होती हैं, जो और चौड़ी होती है, कुछ और चौड़ी होती है। लोकल ट्रेन देखी होंगी जिनकी गेज बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। तो ये वो लिखा है, कुछ इमेजिन कर लिया है ना, पिक्चर में नहीं डाल पाया, मैं याद नहीं रहा था। तो बाकी ये 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, तो ये होता है गेज के ऊपर डिपेंड। तो जनसंख्या के ऊपर भी डिपेंड होती है, जहां बहुत ज्यादा भारी जनसंख्या, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला, वहां ज्यादा बड़ी गेज होती है ये चीज। तो एक होती है नैरो गेज, फिर आती है उसके बाद मीटर गेज, मीटर गेज होती है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड गेज आती है, स्टैंडर्ड गेज आती है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आपका ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज BRODE, ब्रॉड BROAD, ठीक है, ब्रॉड गेज। तो ये चीज हमें याद रखनी है, नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज उन स्थानों पर होती है जहां बहुत ज्यादा भारी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, उनको ढोने के लिए ट्रेनें होती है, ट्रेनें जो है थोड़ी चौड़ी पटरियां बनाई जाती है उनके लिए। तो सबसे चौड़ी वाली जो है, ये अगर मान लो इसकी इतनी हो जाए तो वो ब्रॉड गेज हो जाएगी, और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड गेज, उससे कम जो है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, और उससे कम जो है मीटर गेज, और सबसे कम जो है नैरो गेज। जहां पर कम लोग होते हैं, पहाड़ी इलाकों में आपको क्या देखने को मिलेगी, नैरो गेज देखने को मिलेगी, वहां जनसंख्या भी कम होगी और जो है आपको क्या मिलेगी, ट्रेनें भी जो है वहां पे नैरो गेज से चलेंगी। पर आज ज्यादातर भाई इतनी ज्यादा जनसंख्या हो रही है, तो जिसकी वजह से मीटर गेज का निर्माण ज्यादातर हो रहा है, इनको खत्म करके फिर स्टैंडर्ड गेज या सबसे ऊपर आती है ब्रॉड गेज। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए जरा क्या बोला है, भारतीय रेल अब इन मीटर रेल गेज रेल लाइनों में अधिकांश, देखिए बोला है ना, मीटर गेज रेल लाइनों में अधिकांश को ब्रॉड गेज रेल लाइनों में बदल चुकी है। ये मीटर वाली खत्म कर दिया, अब किसमें, ब्रॉड में आ रही है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ट्रेनें चौड़ी हो रही हैं, लोकल ट्रेन देखिए चौड़ी होती है कितनी, ठीक है, वो चीज। उसके बाद वो लगता है, इसके अलावा इस क्षेत्र की जलवायु भी गर्म और शुष्क होती है, तो शुष्क रेतीली आदियों से अक्सर रेल लाइनें आच्छादित हो जाती हैं। इन्हीं सब कारणों से रेल पटरियां बिछाना और उनकी देखभाल करना कठिन हो जाता है, इसलिए कई जगहों पर जो है चौड़ी चौड़ी रेल लाइनें आज करी जा रही हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की श्रेष्ठता किन तथ्यों से स्पष्ट होती है। क्या बता रखा है, जरा ध्यान सुनिएगा। देखो तो बोल रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की श्रेष्ठता किन तथ्यों से स्पष्ट होती है। तो रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन कैसे अलग है वो बताना है, श्रेष्ठ कैसे। देखिए रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की श्रेष्ठता निम्न तथ्यों से जो है स्पष्ट होती है। जैसे क्या है, देखिए एक तरफ रेल को रखो परिवहन को, और एक तरफ रखो उसको सड़कों को। तो देखिए सड़कें क्या है, सड़कें ग्राहक के दरवाजे तक सेवा प्रदान कर सकती है, क्या ट्रेन तो ही ना घुस जाएगी घर घर में जाके, जबकि रेल जो है सेवाएं स्टेशन तक ही सीमित होती है, ठीक है। सड़कों को पहाड़ी भागों से भी बनाया जा सकता है, पर रेल लाइनों को जो है वहां बिछाना बड़ा ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, पहाड़ तोड़ो ऊपर चढ़ो ऐसा करो, है ना। सड़क परिवहन सुगम्य जो है विश्वसनीय एवं दूरगामी है, शीघ्र रखरखाव होने वाली जो है वस्तुओं जैसे दूध, मछली, सब्जी, फल इत्यादि का परिवहन सड़क द्वारा ही सुविधाजनक होता है, रेल के द्वारा नहीं होता। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण एवं देखभाल आसान और कम लागत होता है, क्योंकि ट्रेन की बात करें पटरी इधर से उधर हुई तो दुर्घटना हो सकती है, एक बार सड़क बना दी तो उस पर तो चलते रहो तो दिख भी जाता है। कम दूरी के लिए सड़क परिवहन अच्छा होता है और देश में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी सड़कों का ज़्यादातर लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ रहा है व्यापार संतुलन क्या होता है। देखिए व्यापार संतुलन मतलब क्या होता है, आयात और निर्यात जब बराबर मात्रा में चल रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना। देखिए व्यापार संतुलन क्या है, आयात और निर्यात के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। आयात भी अच्छा है, मंगा भी रहे आप ठीक ठाक, निर्यात भी उतना ही कर रहे हो, यानी मान लो अब आयात ज्यादा है निर्यात कम है तो आप फिर बेकार है वो स्थिति, दोनों बराबर हो। यदि किसी देश के आयात और निर्यात के मूल्य में कोई अंतर नहीं होता तब ऐसी स्थिति उस देश के लिए संतुलित विदेशी व्यापार कहलाती है, वो संतुलित है, जितना आयात है उतना निर्यात है, वो संतुलित है। पर यदि आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा हो, आयात
की तुलना में निर्यात ज्यादा, यानी निर्यात ज्यादा कर रहे हो, आयात कम कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। निर्यात कम कर रहे हो, आयात ज्यादा कर रहे हो, मंगा ज्यादा रहे हो, तो हमारी बेइज्जती है उसमें, है ना। बेइज्जती का मतलब कम बेकार स्थिति हो जाएगी, तो है ना। इसीलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए आयात से ज्यादा निर्यात होना चाहिए। अगर संतुलन की बात करें, व्यापार संतुलन की बात करें, तो इसका मतलब क्या है, आयात और निर्यात दोनों बराबर हो, तो उसको संतुलन के नाम से बुलाया जाएगा। इतना क्लियर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में विदेशी व्यापार की स्थिति अनुकूल थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है के 2 दशकों में खाद्यान्नों के बढ़ते आयात से व्यापार के संतुलन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में भी देश का आयात निर्यात से ज्यादा है, आयात निर्यात से ज्यादा है, यानी कि आज हम अभी भी मंगा रहे हैं ज्यादा, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो आज निर्यात और आयात यानी निर्यात भी हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। भारत के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत आगे आज हमारा भारत, ठीक है। तो वही चीज है, कहीं ना कहीं जो है ये पहले की 2004 से 5 तक की कहानी है, आप लोग इसको पढ़ लेना, बहुत ईजी है। तो उसमें बता रखा है कि भाई उस टाइम तो कम था, निर्यात कम था, आयात ज्यादा था, लेकिन आज आयात ज्यादा हुआ, निर्यात हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये चीज हमारा देश बहुत आगे है आज। चलिए उसके बाद आ रहा है भारत में सड़कों, क्या बता रखा, देखिए जरा, भारत में सड़कों के भौगोलिक वितरण को समझाएं। देखिए भारत के अंदर अगर बात करें, भारत में सड़कों की बात कर रहे हैं, भारत में सड़कों के भौगोलिक वितरण को, यानी कि भारत में सड़कों का भौगोलिक वितरण, सड़क घनत्व का, ठीक है, घनत्व की बात हो रही है। घनत्व हर जगह अलग अलग होता है, क्योंकि हर जगह की जमीन अलग अलग होती है। 1 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो इसमें ऐसे भी 1 किलोमीटर, ऐसे भी 1 किलोमीटर, ऐसे भी 1 किलोमीटर, है ना, ऐसे भी, तो हर तरीके से जो है ये वर्ग किलोमीटर होता है। पर मैं अगर बात करूं सड़कों की, तो सड़कें तो ऐसी होती है ना, यहाँ तो ना बॉक्स बन रहा है, तो सड़कें 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर सड़कें अलग होंगी, पर यहाँ वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, पूरे एरिया की बात होगी, है ना, ऐसे ये होता है वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, वही बताना है हमें, उसी के अनुपात में समझना है कि अगर बात करें कि सड़क घनत्व का आशय प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की कुल लंबाई है। विकसित देशों के मुकाबले भारत में सड़क घनत्व अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है अलग अलग तरह की भूमि है। सड़कों की जाल संघनता भारत के उत्तरी मैदानी भागों में ज़्यादा है, और इसके मुख्य कारण समतल भूमि, उपजाऊ मृदा और संघन जनसंख्या है। हमारे यहाँ जनसंख्या भी अलग अलग है। इन प्रदेशों में पक्की सड़कों की तुलना में कच्ची सड़कें ज़्यादा हैं। हमारे देश में पक्की सड़क कम है, कच्ची सड़कें ज़्यादा हैं। तो बस वही है, इनमें और कोई खासा ज़्यादा वैसा कुछ दे नहीं रखा है, बस इतना याद रखना है, क्योंकि भारत के प्रायद्वीप पठार में पक्की सड़कों का अनुपात ज़्यादा है, क्योंकि सड़क निर्माण में उपयोगी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। वहाँ पे क्या है, जहाँ पर आपको पठार वगैरह है तो वहाँ पे अच्छे सामान वगैरह मिल जाता है, इसलिए सड़क परिवहन अच्छा होता है, सड़क बना देते हैं। पर पहाड़ों में कैसे बना दें, तो उत्तर पूर्वी यानी असम के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या है, धरातलीय बनावट पहाड़ी है, वहाँ पहाड़ वगैरह मिलेंगे, उबड़ खाबड़ जमीन है, तो यहाँ पे क्या है, ये भूस्खलन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जंगल भी काफ़ी हैं, इसलिए वहाँ सड़क का निर्माण नहीं होता, कच्ची सड़कें ज़्यादातर देखने को मिलती है ना। तो भारत में सड़क घनत्व की प्रतिरूप भी असमान है। तमिलनाडु, केरल, पंजाब तथा हरियाणा राज्य में क्या बता रखा है यहाँ, देखिए तमिलनाडु, केरल, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में सड़क घनत्व सबसे अधिक है, और इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में, थोड़ा सा ऊपर में दिखा देता हूँ, जिसने देखा होगा देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ से आ रहा है, सड़क में भारत में सड़क घनत्व का प्रतिरूप भी असमान है। तमिलनाडु, केरल, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सड़क मिलेगी आपको घनत्व, क्योंकि पठार वाले इलाके हैं ना ये चीज़। और जहाँ पर अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो वहाँ थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे। बस कहने का तात्पर्य ये है, पहाड़ी इलाकों में आपको कम घनत्व वाली सड़कें मिलेंगी, और वहीं जो पठारी इलाके हैं और जो समतल जमीने वाले इलाके हैं, वहाँ आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उत्तर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा दक्षिण में तमिलनाडु, केरल में पक्की सड़कों का जो है सार्वजनिक घनत्व है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है पक्की सड़कें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना, इसको बहुत ईजी है। अब मैं आपको यहाँ मैप में कुछ दिखा देता हूँ, पक्की सड़कें क्या हैं, कहाँ हैं।
पहले इसको देख लो, जहां ऐसे डब्बा डब्बा वाला बना हुआ है वो 40 से जो है अधिक किलोमीटर में, 40 से अधिक किलोमीटर में फैली हुई जगह है। वहां देखा पक्की सड़कों की लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में बता रखा है, ठीक है, यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, जहाँ 1 किलोमीटर पूरे चारों तरफ से बराबर ही होना चाहिए। चलिए, तो 40 किलोमीटर से अधिक ऐसा दिखाया जाएगा जहाँ पे सड़कें मिलेंगी आपको इस तरीके की पक्की सड़कें, ठीक है, पक्की सड़कों की बता रहे हैं, पक्की सड़कें आपको इन जगहों पे ऐसे मिलेंगी। और 20 से 40 किलोमीटर में आपको जो है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, एरो आपको दिख ही रहा होगा कर्सर, ठीक है, तो 20 से 40 किलोमीटर में, 20 से 40 किलोमीटर में ये दे रखा है यहाँ पे कैसी सड़कें मिलेंगी, ऐसे वाली पक्की सड़कें इन राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, है ना, इन जगहों पे आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी देखने को। और ये कटी कटी वाली, ये देखिए ये कटी कटी वाली सड़कें ये आपको इन जगहों पे मिलेंगी, ठीक है, देखिए इन जगहों पे, जैसे आपका इन राज्यों में हो गया, इधर से मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात में भी यही वाली सड़कें हैं मोटी वाली 20 से 20 वाली, और उसके नीचे जो ये रखिए ना, देखिए कटी कटी वाली 10 से 20 किलोमीटर में, ये वाली 10 से 20 किलोमीटर में कटी कटी वाली है, ठीक है, ये वाली हो गई। ये जो है इन जगहों पर बिहार वगैरह में आपको देखने को मिलेंगी, कुछ लगभग 10 से 20 किलोमीटर में आपको पक्की सड़कें मिलेंगी और कच्ची सड़कें वहाँ ज़्यादा हैं। और ये बिंदु बिंदु वाली कहाँ पे हैं आपको जो है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इन जगहों में तो बहुत ही कम पक्की सड़कें हैं, और इन जगहों पे हो गया कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन जगहों में पक्की सड़कें आपको कम ही देखने को मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कुछ, ठीक है, क्या है पक्की सड़कें कहाँ कहाँ पे हैं। और ये 40 से अधिक किलोमीटर में पक्की सड़कें, 20 से 40 किलोमीटर में ऐसी यहाँ इन राज्यों में सड़कें मिलेंगी पक्की, 10 से 20 किलोमीटर में आपको इन राज्यों में पक्की सड़कें मिलेंगी, और सबसे कम है 10 किलोमीटर में आपको ये अरुणाचल प्रदेश के, ये कुछ हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद देखिए अंतरस्थलीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतरस्थलीय जल मार्ग किसे कहते हैं? भारत के जो है कुछ अंतरस्थलीय जल मार्ग, अंतरस्थलीय मतलब भारत के बाहर का नहीं, भारत के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। भारत के अंदर व्यापार के लिए जो है अलग अलग जल मार्ग बताने हैं आपको, व्यापार के लिए भारत के अंदर, ठीक है, नदियां वगैरह जो वो करते हैं, तो वही बता, अंतरस्थलीय ये हो गया। तो भारत में अंतरस्थलीय जल मार्गों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। भारतीय अंतरस्थलीय जलमार्ग यद्यपि 14,500 किलोमीटर है, परंतु केवल 2,700 किलोमीटर लंबाई के जलमार्ग में मशीनीकृत नौकाएं, जो मशीनी वाली नौकाएं होती है, मशीन मोटर वाली, और स्टीमर चलाए जाते हैं बड़े बड़े। भारत के कुछ अंतरस्थलीय जलमार्ग क्या है, यानी देश के अंदर के नदियों के माध्यम से जो व्यापार होता है ना, वो बताना है। तो यहां बोल रखा है कि क्या नाम है, देखिए इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद के हल्दिया बीच गंगा नदी के जलमार्ग, देखिए मैप में पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये इलाहाबाद हल्दिया वगैरह, देखिए इन जगहों पर आप देखोगे तो हल्दिया हो गया, इन जगहों पर देखिए ये रहा आपका पश्चिम बंगाल में हल्दिया, इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया हल्दिया। और इन जगहों की भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है, और इधर की भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या है, देखिए इसमें क्या बताना है तो इलाहाबाद के हल्दिया के बीच गंगा में जो है, इलाहाबाद से बोल रखा है, इलाहाबाद से हल्दिया वेस्ट बंगाल में ना, हल्दिया भी दिखाया था मैंने, तो के बीच गंगा नदी के जलमार्ग से करीब जो है 1620 किलोमीटर की लंबाई में उपलब्ध है। इसमें हल्दिया से पटना तक बड़े जलयान स्टीमर चलाए जाते हैं, और इस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया, जो गंगा नदी से होकर। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो नौवहन योग्य जलमार्ग 1384 किलोमीटर लंबाई में जो है डिब्रूगढ़ तक, यानी ये असम में देखने को मिलेगा आपको डिब्रूगढ़। तो ये देखिए यहाँ पे आपको असम में, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है, कुछ इन इलाकों में देखने को मिलेगा इन जगहों पे, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी से इनमें जो है व्यापार, इनमें गंगा नदी से व्यापार हो रहा है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी से व्यापार हो रहा है। और बात करें कोलम में, और ये कहाँ है आपका कोटपुरम होती हुई
एवं होती हुई, यानी इसको जो है एक ही है ये, कोल्लम केरला में है ये। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको केरला में, ठीक है, केरला में नीचे ये देखिए, ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये देखिए केरला में है ना, ये केरला है आपका, इस जगह कोल्लम मिलेगा, जो है कोटमपुरम मिलेगा यहीं पे केरला में ही। ये बंदरगाह वगैरह हैं, इन्हीं जगहों नदियों के माध्यम से जो है व्यापार वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन जगहों पर व्यापार है, एक बार पढ़ लेना इसको सारे बच्चे अच्छे से तरीके से। पश्चिमी तटवर्ती है, नहर तथा चंपाकार औद्योगिक, ये सब क्या है, केरल में मिलेगा आपको। तो मैंने बताया आपको कुछ, आपको उत्तर प्रदेश का कुछ इलाके से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उसके बाद जो है असम तक लेकर व्यापार, गंगा ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे कुछ जो है बंदरगाहों से जैसे में कोल्लम वगैरह आ जाता है, इन जगहों पे व्यापार होता है। और दक्षिणी भारत में कृष्णा, गोदावरी, महानदी के निचले प्रवाह क्षेत्रों में भी आपको अंतर स्थलीय जो है, यानी जो भारत के अंदर नदियों जलमार्ग से व्यापार जो है होता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बीच में मौजूद जो है बकिंगम जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में बकिंगम हो गया, ये देखिए ना, ये हो गया। इन जगहों पे क्या है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, इन जगहों पर भी हमें देखने को इन जगह मिल जाता है, ठीक है। और भारत में अंतरस्थलीय क्या बोल रखा है, देखिए भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग परिवहन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक, यह नदियों के जल का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए, नदी अंतरस्थलीय जलमार्ग का और चीजों में किस चीज में यूज आता है, तो सिंचाई के लिए यूज में आता है। नदियों के तल में निरंतर अवसाद जमा हो रहा है, जिससे कि उनकी गहराई कम होती जा रही है, थोड़ा नुकसान है ये। नदी के तल के स्तर में मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए परिवहन को बाधा पहुंचती है। नदी मार्ग में पुलों, छोटे तथा बड़े जलमार्ग भी मौजूदगी होती है, और रेल परिवहन, सड़क परिवहन और दिनों दिन बड़ी सुविधाओं, दिन में दिन बढ़ती सुविधाओं ने असामान्य प्रतिस्पर्धा स्थापित कर दी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, इसलिए थोड़ा सा ये जो है प्रतिपादित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। देखिए हल्दिया से लेकर अलग अलग जगहों पे विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई से जो है अलग अलग जगहों पे, चेन्नई से अलग अलग जगहों पे नीचे, ये भारत के बाहर में व्यापार होते हैं, ये अंतरस्थलीय व्यापार नहीं है, ये अंतरस्थलीय व्यापार नहीं है, ये क्या है, पत्तन और जलमार्ग, यानी भारत के बाहरी समुद्र वगैरह से जो है व्यापार वगैरह किया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूर संचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, संचार माध्यम से देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इसमें दूर संचार के माध्यम क्या है, तो यह क्या है, सामूहिक तौर पे हम व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे से संचार बात कर सकते हैं, आधुनिक एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। और इन माध्यमों के प्रकारों में तार सेवा, और उसके बाद दूरभाष, टेलेक्स क्या होता है, ये फैक्स मशीनें क्या होती हैं, ये सब चीज़। 2004 से 5 में इनकी जो है स्थिति और ज़्यादा सुधरी है, और भारत ज़्यादा और डेवलप हुआ है, 10वें सबसे बड़ा देश बना, आज 5वें स्थान पर है भारत। तार सेवा क्या होता है, टेलीग्राफ जिसे हम बोलते हैं, तो टेलीग्राफ क्या होती है, टेलीग्राफ देखो ये, इसे हम टेलीग्राफ कहते हैं। पहले इन माध्यमों से क्या किया जाता था, व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा जो है, संचार का माध्यम था, ये एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा आसानी, इसे तार सेवा बोलते हैं। यह संचार माध्यम का अपेक्षाकृत सबसे पुराना माध्यम है, अति शीघ्र सूचना भेजने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस समय हमारे देश में लगभग 40,000 कार्यरत हैं, ठीक है, 40,000 तारघर कार्यरत हैं। तो ये मिल जाएगा हमें, ये क्या हो गया आपका टेलीग्राफ, इसे हम क्या कहते हैं भाई, टेलीग्राफ कहते हैं, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राफ, ठीक है, ये इसमें संचार के ये भी माध्यम था। उसके बाद आता है दूरभाष, जिसमें आपका टेलीफोन वगैरह आ जाता है। आप लोग बस इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत ईजी है, कठिन होता तो मैं पढ़ा देता। इसमें बात वही है, समय के साथ साथ कैसे कैसे इनकी संख्या बढ़ती है। देखो 2006 में, उसके बाद कैसे कैसे इनकी जो है स्थिति, आज भारत के अंदर इनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। उसके बाद आता है टेलेक्स। टेलेक्स क्या होता है, टेलेक्स देखो इसके अंतर्गत क्या है, इन सेवाओं के अंतर्गत किसी छुपे हुए समाचार को जो है प्रक्षेपित किया जा सकता है। भारत में 200 से अधिक शहरों में टेलेक्स की सेवाएं उपलब्ध हैं। उपग्रहों के उपयोग ने संचार यानी सैटेलाइट से जो है इन सारी चीज़ों को चलाया जाता है। ये क्या होता है, इसे जैसे कंप्यूटर होता है ना आज के टाइम में, ये पहले होता है टेलेक्स होता था, टेलेक्स बोलते थे इसको, क्लियर हो गया ना, इस तरीके का होता था ये। चलिए ये उसके बाद आया था निम्नलिखित को भारत, अब मैप आ जाएंगे, पक्की सड़कें, राज्य, ये सारा मैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब जरा मैप देखो, पहले पक्की सड़कों का मैप मैंने अभी आपको बताया था, ये सब ठीक है, ये सब क्या है अभी बताया था आपको, हीरोइन बनाया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद आता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये हाईवे वगैरह बताए थे कहाँ कहाँ से होते हुए, इधर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक हाईवे फैला हुआ है इतने बड़े स्तर पर, है ना।
ये हमने कुछ पढ़ लिए थे, जाल बिछा हुआ है। कुछ हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा था, नेशनल हाईवे, जो बहुत बड़े हाईवे हैं, जो इसमें कश्मीर से लेकर देखिए श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक गया हुआ है, और दिल्ली से होते हुए भी आया है। दिल्ली से बहुत सारे राजमार्ग होते हुए जाते हैं, क्योंकि राजधानी है दिल्ली, है ना, हमारी दिल्ली क्या है, राजधानी है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं। और गुजरात, राजस्थान, है ना, इन जगह जयपुर वगैरह में अलग अलग राज्यों के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, है ना, बिहार वगैरह में अलग अलग जगह फैली हुई है। पवन और जल मार्ग को बता दें, भारत के बाहरी उसमें पढ़ लिया था हमने, समाप्त हो जाता है। और मैंने जितना अच्छा हो सकता था उतना मैंने आपको अच्छे से बताया है। टाइम लगा है मान लिया मैंने, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ना इन चीज़ों को समझें, और टाइम तो लगता ही है, तो आप लोग समझें और अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार साइमन क्लास को दें, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 26वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले ही, ठीक है। और बढ़िया तरीके से समझा भी दिया, आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 26वां चैप्टर रहेगा हमारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।